बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 19। रियाज जो इसका सबसे करीबी दोस्त था, जेब खर्च के लिए तो कुछ मदद कर देता, मगर पढ़ाई के लिए अखराजात इसके लिए बहुत मुश्किल थे। रियाज ख़ुद भी हज़ार मसाइल में उलझा हुआ था। जुनैद ने मुख्तलिफ़ दुकानों पर काम करने की कोशिश की, मगर जो पैसे मिलते वो किताबों, फ़ीस और दूसरे अखराजात के आगे कुछ भी ना थे। यही सोचे इसे रात भर जागने पर मजबूर कर देती। अक्सर जुनैद और रियाज होटल के बेंचों पर बैठे पूरी रात गुजार देते। वहाँ मुख्तलिफ़ लोग आते, कोई सियासत पे बहस करता, कोई फ़िल्मों की बातें करता, कोई ड्रामे की, और कोई किस्मत और तकदीर पर वाज कर देता। मगर जुनैद को ये सब खोखे अल्फाज लगते। वो अक्सर इनसे उलझ पड़ता। ये तकदीर, मुकद्दर, दुआ सब झूठ है, वो तैश में आकर कहता। लोग हैरत से इसे देखते, कुछ ज़ेरे लब कलमात पढ़ते जैसे वो कुफ्र बक रहा हो, मगर जब वो अपनी कहानी सुनाता तो सब खामोश हो जाते। हालात ने इसे इस नहज पे पहुंचा दिया था कि वो तकदीर पर यकीन खो बैठा था। रियाज इसके मुकाबले में कम पढ़ा लिखा था, मगर बातों का माहिर था। वो दलील से बहस नहीं कर सकता था, मगर जुनैद की हर बात पर सर हिला देना जैसे इसकी हर बात दुरुस्त हो। इसने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली। हर जानने वाले से, हर दोस्त से, हर मुमकिन जगह पर जुनैद की नौकरी के लिए बात की, मगर हर जगह से बस यही जवाब मिला, जैसे ही कोई मौका मिला तुम्हें बता देंगे। मगर वो मौका कभी नहीं आया। मायूसी की इस गठन में शायरी ही थी जो जुनैद के दिल को कुछ लम्हों के लिए करार देती। वो अक्सर ज़ेरे लब कहता, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी मैंने, जाने किस जुर्म की पाई सज़ा याद नहीं। या फिर अक्सर वो ये गुनगुनाता और कभी शिकवा करता, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। होटल की रोशनी आस्ता आस्ता मदम हो रही थी, जैसे रात की स्याही इस पर भी हावी हो रही थी, मगर जुनैद की आंखों में अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी थी, मदम सी मगर बुझी नहीं थी। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और जुनैद नाकामियों के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। जुनैद बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने के बावजूद ना वालिदैन की कोई काबिल ज़िक्र मदद या खिदमत कर पाया और ना ही बहन भाइयों की। इसकी वाहिद वजह यह थी कि जुनैद की आंखों में एक ही ख्वाब बसा था, पहले खुद किसी मुकाम पर पहुंचूं, फिर अपने ख़ानदान को साथ लेकर चलूँगा और ऐसे आसान भी होगा। कई महीनों की बेयकीनी के बाद बिलाखिर जुनैद को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शाम की शिफ्ट में काम मिल गया, मगर ये आर्जी था। जो तनख्वाह मिलती वो बामुश्किल इसके अपने अखराजात पूरे कर पाती। इसके बावजूद जुनैद ने हिम्मत न हारी और किसी न किसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला भेज दिया। ये सोचकर दिल को कुछ तसल्ली हुई कि एक कदम तो आगे बढ़ा, बाकी रास्ता भी निकल आएगा। जुनैद ने प्राइवेट तालीम जारी रखी, दिन को काम करता और रात को पढ़ता, मगर इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि वो किसी एकेडमी में दाखिला लेने की इस्तेताअत नहीं रखता था। जो वक्त निकाल कर ख़ुद से तैयारी करता वो भी काफ़ी ना होता, मगर सफ़र था कि जारी था। इसने एक अलग कमरा ले लिया और वहाँ रहने लगा। रियाज को बताया कि अकेला बैठकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए अलहदा रहूँगा। रियाज ने हामी भर ली और हफ्ते में कभी कभार मुलाकात हो जाती। जुनैद के दिन महज चंद घंटों की नींद के साथ गुजरते। वो काम करता, फिर मुताला करता, इम्तहानात की तारीखों से बाखबर रहता और वालिदैन और बहन भाइयों से भी वक्तन फ़वक्तन बात करता, मगर इसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी ना कर पाता। यूँ दिन, महीने और साल गुजरते चले गए और जुनैद अपने ख़ानदान से ना मिल सका। कभी कभार वो इतना मायूस हो जाता कि जी चाहता चीख चीख कर रोए, मगर कोई ऐसी जगह न थी जहाँ जाकर दिल का बोझ हल्का कर पाता। हर लम्हा इसके ज़हन में एक ही सवाल गर्दिश करता, हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे। जितनी शिद्दत से दुआ करता उतनी ही शिद्दत से जुनैद मायूस भी हो जाता। आगे जुनैद के साथ क्या होता है अगली किस्त में ज़रूर सुनिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।